नमस्कार, आकाशवाणी जीरो से मैं मिहिन नेंसी। जैसा कि आप सभी को पता है, अगस्त महीने के पहले 1 तारीख से 7 तारीख तक को हम देश भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर मनाते हैं। तो इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञातिका जनरल हॉस्पिटल के पेडिट्रिशियन डॉक्टर बेंगिया आबो जी। तो हम हमारे रिसोर्स पर्सन से हम आज ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि एक माँ का स्तनपान, एक शिशु, नवजात शिशु और माँ के लिए कितना महत्व है, इस चीज को लेके आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर बेंगिया आबो जी को हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैडम। तो वक्त जाया ना करते हुए मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी। सर, जो हमारे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे है, हालांकि ये बहुत ही कॉमन सा मुद्दा है, हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, पर भी हम इसमें बहुत कम चर्चा करते हैं। तो इसको लेके आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये हमारे लिए क्यों महत्व है, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो क्यों महत्व है। और देखा जाए तो हर साल इस पे एक थीम भी रखा जाता है, और इस बार का थीम मैं हमारे दर्शक को बताना चाहूंगी कि इस बार का थीम प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। तो ये हमारा थीम है। तो इसके ऊपर में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस थीम से हम क्या मैसेज हमारे जो लोग हैं उन लोगों को हम कन्वे कर रहे हैं। चीज जितना सिंपल हो, जितना आम हो, चर्चा उतना ही कम होता है। अभी जैसे समाज में देखा गया है, ब्रेस्ट फीडिंग रोजमर्रा का चीज है, एवरीडे ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो इसके ऊपर में चर्चा भी बहुत कम होता है, और चर्चा जितना कम होता है नॉलेज भी उतना ही कम फैलता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है, इसका आयोजन जैसे हर साल 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक जो होता है, ये 1992 में शुरू हुआ था। तो एक्चुअली बोलने में ब्रेस्ट फीडिंग वीक बोल रहा है, लेकिन हर दिन ही ब्रेस्ट फीडिंग वीक है एक्चुअली। इस वक्त भी कोई ना कोई माँ अपना बच्चा को शायद स्तनपान करा रहा होगा। तो ये समाज को जागृत करने के लिए, हर माँ को अवेयर कराने के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोशन के लिए, कि और बढ़ावा देने के लिए, और इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अभी हम आगे आएंगे कि ये इसमें आपका कंट्री के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी सोचने में बस ब्रेस्ट फीडिंग ही लग रहा है, लेकिन कंट्री को भी इससे फायदा होता है, इवन इन्वायरमेंट को भी फायदा होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यही है इसका। तो अभी जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि एक समय में कितनी माँ गर्भवती होती हैं और कितना बर्थ होता है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अभी तक जो टारगेट है बहुत कम है एक्चुअली। आपका 2005 या कौन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आपका अभी तक शायद 76% तक ही ब्रेस्ट फीडिंग हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 बच्चा में से सिर्फ 76 को ही दूध मिल रहा है। क्यों 100 को नहीं मिल रहा है? इससे पहले तो उससे भी कम था, शायद 65 से 76 पहुंचा है। और इंडियन कंटेक्स्ट, सॉरी आपके वर्ल्ड के, विश्व के कंटेक्स्ट में जो है अभी तक 48% ही है। तो ये टारगेट रहेगा कि 2025 का जो ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसमें हम इसको 50% तक पहुंचाने का, ये है आपका ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो महत्व। जी, तो सर हम आप दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि कोलेस्ट्रम जो एक माँ की जो फर्स्ट साल में जो दूध होता है, उसे बच्चे के लिए फर्स्ट वैक्सीन भी कहा जाता है। तो इसको लेके ये एक बच्चे के लिए, नवजात बच्चे के लिए कितना महत्व है, इसको हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, क्योंकि बहुत कभी कभी होता है कि वो हम सक्सेसफुली एक बच्चे को हम नहीं पिला पाते। तो इसको लेके आप क्या रोल प्ले करता है एक बच्चे के लिए कोलेस्ट्रम, उसे आप थोड़ा बता दीजिए। जो हमारा नेचर है, जो क्रिएटर है, इसने माँ को एक अच्छा सा मशीन जैसे बनाया है कि वो बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में पालो, और उसके बाद भी अनदर कुछ साल तक वो बच्चे को मतलब दूध पिला सको। उसी हिसाब से दूध भी अलग अलग किस्म का होता है। जो कोलेस्ट्रम है, ये पहला मिल्क है जो जन्म के तुरंत बाद आता है। तो जो कोलेस्ट्रम है, इसका कंपोजिशन और जो
दूध बाद में आता है, वो जो हम लोग मैच्योर मिल्क बोलते हैं। जी मैच्योर मिल्क में और ये जो कोलोस्ट्रम में बहुत काफ़ी फ़र्क है। तो अभी जो इसको फर्स्ट वैक्सीन कहा गया है, ये भी बहुत उचित नाम है सही मायने में बोलने से। तो कोलोस्ट्रम का जो कंपोजिशन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, इसका कंपोजिशन थोड़ा कम रहता है। जो मैच्योर मिल्क में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का कंपोजिशन ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके बदले में इसमें आपका प्रोटीन्स का जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मिनरल्स जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा है। और जब मैं वैक्सीन का बात करूं तो इसमें एंटीबॉडीज़ का जो कंपोनेंट है, एंटीबॉडीज़ में इसको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे माँ को अगर कोई बीमारी था, तो वो बीमारी जो है माँ के अंदर में कुछ ऐसे तत्व वो प्रोड्यूस करता है जो उसको डिजीज से बचाता है। तो ये जो एंटीबॉडीज है, ये दूध के द्वारा बच्चे में जाता है। तो आप इस ढंग से इमेजिन कीजिए कि बच्चा माँ का पेट में रहता है, तो वो बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जो उसमें एक्सपोज नहीं रहता है। तो इतना क्लीन इन्वायरमेंट में जैसे ही वो बाहर पैदा करता है, तो एक पॉल्यूटेड जो प्रदूषित जो इन्वायरमेंट में है, उसमें वो पैदा होता है, निकलता है। तो इनिशियल जो टाइम है, ये बहुत उसके लिए मतलब कमज़ोर सा हालत में वो पैदा होता है। तो इनिशियल जो डेज है, इसमें कोलोस्ट्रम इसको मदद देता है, जो आपका जो एंटीबॉडीज़ है। इसके साथ ही जैसे आपका वो पेट में जैसे दूध पिएगा, तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज होता है, वो जो पेट का बीमारी से भी उसको बचाएगा। अभी वो माँ के पेट में तो वो नाभि के थ्रू जो उसका जितना क्लीन ब्लड सप्लाई है, फूड मिल जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसको वो एक्सपोज हो जाता है। तो पेट का बीमारी से भी बचाता है। और कुछ कुछ बीमारी जैसे आपका मीजल्स हो गया या वेरिसेला, वो वगैरह का भी एंटीबॉडी इसमें माँ से बच्चे में जाता है। साथ ही साथ आपका जो मैंने प्रोटीन या आपका जो मिनरल्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, और वाइटामिन्स भी, फैट सोलुबल्स जो है ए, ई और के, ये खास करके ये 3 इसमें इसका मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो फर्स्ट वैक्सीन जो टर्म दिया गया है, वो जो एंटीबॉडीज़ मिल रहा है, वो वैक्सीन के तौर पे ही जाता है, मान रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट वैक्सीन कहा गया। जी बहुत अच्छे तरीके से सर ने डिस्क्राइब किया कि क्यों इसे फर्स्ट वैक्सीन कहा जाता है। और अगर WHO की माने तो ब्रेस्ट फीडिंग को एक बेस्ट सोर्स बताया गया है जो नरिशमेंट के लिए, एक नवजात शिशु के लिए। तो सर अगर देखा जाए तो इस बार का WHO का टारगेट, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि 50% एटलीस्ट पहुंचने का है। तो आपको मैं पूछना चाहूंगी कि 6 मंथ तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे के लिए बहुत महत्व माना जाता है कि बच्चे को माँ का जो दूध ही है वही मिलना चाहिए ऐसे करके, तो इसको लेके आप कितना वैलिडेट करते हैं? हमारे यहाँ जब अस्पताल में माँ आते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो ये इसी ताक में रहता है कि हम कब तक दूध पिलाएं, कब इनका खाना पीना शुरू करें, वगैरह वगैरह। तो कभी कभार क्या होता है, वो गांव के बूढ़ी बूढ़े जो हैं, वो बोलते हैं हमारे समय में तो जैसे ही बच्चा जन्म लिया था, हमने खाना खिलाया है, इसके बाद हम खेती जाता है वगैरह। लेकिन अभी वो ज़माना चला गया। रिसर्च से ये पता चलता है कि इनिशियल जो 6 मंथ्स है, इसमें एक्चुअली बच्चा का जो इंटेस्टिन्स है, जो पेट है, जो पाचन कराता है, ये एक्चुअली सॉलिड फूड के लिए रेडी नहीं है। और ये जो 6 मंथ्स जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, एक्सक्लूसिव का मतलब मैं आपको इस समय समझा दूँ। एक्सक्लूसिव का मतलब है खाना भी माँ का दूध, पानी भी उसी का ही दूध, कुछ भी, पानी भी नहीं देना है, खाना पीना तो दूर का बात है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। इस चीज़ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। तो जो इनिशियल 6 मंथ्स है, इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है। और ये इसलिए भी, जैसे मैंने बोला, कि उनका जो एब्डोमेन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सॉलिड फूड के लिए एक्चुअली रेडी नहीं है। अभी जो कोलोस्ट्रम का बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स मिलता है। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो एक्चुअली
इनका गट को जो इंटेस्टिन है इसको भी प्राइमिंग करता है। वो धीरे धीरे सॉलिड फूड एक्सेप्ट करने के लिए, डाइजेशन जो कराने के लिए, वो कोलोस्ट्रम में भी एक फैक्टर मिलता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब वही 6 महीने तक, और ये यूनिवर्सली ट्रू है। आप अमेरिका चाहे रूस जाओ, अभी जैसे यूक्रेन है, जहाँ जाओ हर कोई यही एडवोकेट करेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स। जी जी बिल्कुल। तो सर इसी के रिलेटेड मैं आपसे और एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि जब डिलीवरी के तो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे बहुत ही केओस हो जाता है, तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि माँ के दूध पहले बच्चे को जो फर्स्ट वैक्सीन है उसे देने से पहले ही कभी कभी लोग जो है जो फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे देते हैं, तो ये बच्चे के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और इसको, क्योंकि आपने अभी बताया कि सिर्फ माँ का ही दूध जाना चाहिए बच्चे को पहले 6 महीने तक के लिए, तो मेडिकल के तरफ से क्या स्टेप लेना चाहिए ये फर्स्ट वैक्सीन को बच्चे को सक्सेसफुली कंज्यूम कर पाने के लिए, इसे आप थोड़ा हम लोगों को हाईलाइट कर दीजिए। जो प्रसव होता है, लेबर, ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज़ है माँ के लिए। तो जो पेन से गुज़रता है या बच्चा होने के जो प्लेजर से गुज़रता है, ये लेकिन कई हद तक माँ के लिए स्ट्रेसफुल है। और ख़ास करके इसमें अगर फैमिली या जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव ना हो, तो इस वजह से कई समय हमने ये देखा है कि इनिशिएशन, जो ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन है, इसमें थोड़ा दिक्कत आता है। ऊपर से जो हम लोगों का मेडिकल साइंस और हम लोगों के पीडियाट्रिक्स की तरफ से हम ये कहते हैं कि विद इन फर्स्ट आवर में उनको दूध मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। इसमें भी कभी कभार ये भ्रम रहता है, कोई कोई बोलता है 2 घंटे बाद, ऐसे नहीं है। एज सुन एज 1 आवर भी छोड़ दीजिए, हम ये कहते हैं कि एज सुन एज मदर इज रेडी। उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कि वो डॉक्टर बोल रहा था कि 1 घंटे के अंदर में पिलाओ, ऐसे नहीं। जब मदर रेडी है, कभी कभार क्या होता है, अभी नॉर्मल डिलीवरी हो और ऐसे माँ जिसने 2-3 बच्चा पैदा कर चुका है, उनके लिए ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुका है, उनके लिए स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है। खास करके जो पहली बार माँ बन रहा है, उनके ऊपर में ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। तो माँ की तरफ से इसके बाद जो हस्बैंड है या उनके रिलेटिव्स हैं, और जो एक्सटेंडेड फैमिली जो बोलते हैं, रिलेटिव्स बहुत सारा आ जाता है, इनके तरफ से इनको बहुत ही सपोर्ट मिलना चाहिए। और कई बार देखा गया, जैसे आपने वो बोला फॉर्मूला मिल्क जो है, अभी मैं इस बार ये बता दूं कि फॉर्मूला मिल्क जो है, कंपनियां जितना सकेगा कोशिश तो करता है कि वो माँ का दूध का इक्विवेलेंट बनाने के लिए कोशिश, लेकिन जो माँ का दूध नेचर ने दिया है इसका बराबरी नहीं कर सकता है। खास करके जो आपने बताया था फर्स्ट वैक्सीन जो है, एंटीबॉडीज साइंस नहीं बना पाता है, ये कोलोस्ट्रम में मिलता है, इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है, कुछ कारण है एनाटॉमिकल, वो हम बाद में आएंगे, डिफेक्ट्स है, उस वजह से भी नहीं पिला पाते हैं माँ। तो अगर किसी कारण से आपको फॉर्मूला फीड देना भी पड़े, तो मैं ये कहूँगा कि वो उनको इसमें थोड़ा रिग्रेट्स नहीं होना है या दुख नहीं होना है। अगर दे भी तो हम बॉटल फीडिंग मना करते हैं, स्पून फीडिंग हम एडवोकेट करते हैं अगर किसी कारण से। समस्या ये भी नहीं, कभी कभार क्या होगा, किसी दुखद घटना की वजह से अगर माँ गुजर गया, जी जी, तो ऐसे भी सिचुएशंस आता है, तो उसमें तो आप फॉर्मूला फीड के अलावा कोई और चारा तो है नहीं, लेकिन जितना हो सके माँ का दूध मिलना चाहिए। और जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक होना चाहिए कि माँ जल्दी रिलैक्स हो और दूध भी दे सके। और एक सिचुएशन ये देखा गया है, कभी कभी आपका जो सिजेरियन सेक्शन होता है, इसमें ऐसे नहीं, वो माँ सिजेरियन सेक्शन से गुजरा है और ये इस हालत में है ही नहीं कि वो दूध ही पिला पाए। कभी कभार हम सरोगेट मदर जो उनका रिलेटिव है उनको भी हम एनकरेज करते हैं, और हो सके तो अगर ये आपका फॉर्मूला फीड देना भी पड़े तो वो भी जायज़ है, और इसमें उनको रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए। जी जी, सर ने अभी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि जब तक आपको
मतलब मजबूरी ना हो, आप तब तक माँ का दूध ही आप अपने बच्चे को दें। और क्योंकि बच्चे मतलब नवजात शिशु के लिए एक माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम और इसमें और विस्तार से जानेंगे। सर, एक ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक माँ और बच्चे के लिए क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं सर? ये हेल्थ बेनिफिट्स को दो नज़रिए में देखने से ठीक है। जैसे एक तो बेबी के लिए जी। और दूसरा माँ के लिए। तो पहले माँ माँ पे चलते हैं। जी। तो माँ को इसमें क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहले वो एक तो है तुरंत जो डिलीवरी के बाद होता है तो यूटेरस जो होता है वो एनलार्ज्ड बड़ा स्टेट में रहता है, क्योंकि उसको बच्चे को पेट के अंदर में एकोमोडेट करना होता है। जी। तो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन से क्या होता है, जो यूटेरस जो नॉर्मल साइज है, जो प्री प्रेगनेंसी से पहले वाला जो स्टेज है वो बहुत छोटा रहता है, और प्रेगनेंसी के दौरान वो कई गुना ज़्यादा साइज में रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से उसको हम यूटेराइन इन्वोल्यूशन बोलते हैं, जो साइज छोटा होने, इसमें मदद मिलता है। तो वो तो समय चलते छोटा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि यूटेरस जितना छोटा रहेगा ब्लीडिंग कम होगा, इन्वोल्यूशन है। जी। जी। एक ये है। इसके बाद दूसरा है, एक तो जो माँ का स्ट्रेस है, देखा गया है कि जो माँ स्तनपान कराता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उनमें डिप्रेशन कम रहता है, उनका मूड एलिवेटेड रहता है। ये एक बेनिफिट है। और तो है एक बॉन्डिंग जो है, जो माँ बच्चे को दूध पिलाया ही नहीं है, वो बच्चे के साथ उनका बॉन्डिंग तो है नहीं, मेंटली भी वो बॉन्डिंग भी रहता है। और एक है वो आपका ओवेरियन और जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जी। जी। तो इसमें एक हार्मोन है जो ईस्ट्रोजन है, तो इसको इसका कारण माना जाता है। तो ब्रेस्ट फीड कराने से तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, जो आने वाला प्रेगनेंसी को जो सप्रेस करता है, ये थोड़ा कम रहता है। तो ईस्ट्रोजन का मात्रा जो सस्टेन्ड लेवल में ब्लड में नहीं रहता है, तो कैंसर का चांसेस भी कम रहता है। ये आपका खोज से पाया गया डाटा में। जी। और पोस्टपार्टम रिकवरी में क्या ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करा सकते हैं सर? पोस्टपार्टम रिकवरी मतलब ये जो इन्वोल्यूशन है, जी। यही है जो एक्चुअली पोस्टपार्टम जो पीरियड बोलता है, प्रसव के बाद जो होता है, जी। जी। ये आपका इसी में रिकवरी में अच्छा। इनको मदद करता है। इंक्लूड और बच्चे का बेनिफिट्स। हाँ। बच्चे में क्या होता है आपका, सबसे पहले एक तो है जो मैंने बोला आपका फॉर्मूला मिल्क में जो नहीं मिलता है, माँ में काफ़ी अच्छा है। पहला जो होता है वो आपका हो गया कोलोस्ट्रम। इसके बाद वो कोलोस्ट्रम जो है, ये जो पहला वैक्सीन जो आप कह रहे थे, ये कुछ ही समय तक पिलाने को मिलता है, इनिशियल 5-6 डेज़ में ही मिलता है। इसके बाद वो मैच्योर मिल्क मिलता है, इसलिए हम ज़्यादातर माँ को भी ये स्ट्रेस डालते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। तो 7वां दिन के बाद में आपको मैच्योर मिल्क शुरू हो जाना होता है। तो उसके चलते वो कोलोस्ट्रम जो है ये देना होता है। तो इसमें बेनिफिट्स ये है, एक तो है माँ का दूध बेस्ट है। नंबर 2 हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिकली अच्छा है। माँ जो खाता है उनको रेडीमेड, आपको फॉर्मूला मिल्क खरीदना नहीं है, आपको बोतल खरीदना नहीं है, रेडीमेड मिलता है और राइट टेम्परेचर में। जी। आपने देखा होगा जब दूध पिलाते हैं तो वो बोतल में दूध का टेम्परेचर कि गर्म है या ठंडा है, छू छू के देखता है। फिर देखते हैं कि गर्म है तो वो ठंडा पानी में डुबाओ, थोड़ा कूल करो, फिर ट्राई करो। ये सब झंझट इसमें नहीं, वो राइट बॉडी टेम्परेचर में मिलता है इनको। और जैसे बोला ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जितना फैट्स का कंपोजिशन चाहिए, जितना इनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट में मिलता है। आपका जो इसमें फॉर्मूला में हो या जो गाय का दूध हो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गाय का दूध बछड़ा के लिए है, जो बफेलो मिल्क है वो बफेलो का बच्चा के लिए, ह्यूमन मिल्क जो है वो ह्यूमन मिल्क के हिसाब से बना है। और तो और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो प्रीटर्म मिल्क होता है, बच्चा समय से पहले जो पैदा होता है, उसका दूध का कंपोजिशन और एक मैच्योर बच्चा का दूध का कंपोजिशन अलग होता है। नेचर ने, भगवान ने ऐसे बनाया है।
प्रीटर्म मिल्क जो होता है उसका कंपोजिशन फिर अलग होता है। जो 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ उनका मिल्क का कंपोजिशन फिर अलग रहता है। तो एक तो आपका बॉन्डिंग हो गया, फिर आपका ये जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, जी फिर आपका जो और एक होता है आपका जो प्रेगनेंसी का इंसिडेंसेस है फ्यूचर में, इसको भी कम करता है। तो बच्चा जितना देर तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगा, जो आने वाला प्रेगनेंसी है उसमें गैप और ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि एक माँ के लिए कितना हेल्थ बेनिफिट है अपने बच्चे को जो स्तनपान कराना, और एक बच्चे के लिए भी कितना लाभदायक होता है अपने माँ के साथ माँ से जो दूध मिलता है उससे। और फिर सर ने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी किया है कि जैसा जो वे में बच्चा जन्म होता है, जैसे कि प्रीमेच्योर बच्चा होता है, तो उसके लिए एक माँ के बॉडी कैसे खुद को तैयार करते हैं उसके हिसाब से किस तरह से जो न्यूट्रिशन उस बच्चे को चाहिए उसी हिसाब से उसके माँ जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो सर फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये दौरान में एक जो माँ है उसे बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ये ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के दौरान। तो वो क्या क्या कॉमन चैलेंजेस है जो एक माँ को फेस करना पड़ता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और किस तरह से हम उसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, इनमें खास करके ये तकलीफ होता है, क्योंकि उनको एक तो एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से 9 महीने तक जो उन्होंने बच्चे को पेट में पाल रखा है, इस वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। और जो लेबर का प्रोसेस है, इस स्ट्रेस के वजह से इनिशिएशन में उनको थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसमें जैसे मैंने बोला जो फैमिली है और एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट रिलेटिव्स है, इनके तरफ से इनको हेल्प मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरा है जो वर्किंग मदर्स हैं। अभी जैसे आपको एक मैटरनिटी लीव मिलता है, काफ़ी समय ये देखा गया है कि ये इनके लिए बहुत एनफ नहीं है एक्चुअली। जी जी और एक तो प्रेग्नेंट स्टेट में उन्होंने मैटरनिटी लीव आधा अवेल कर लिया हुआ होता है, और इसके बाद जो डिलीवरी के बाद में कुछ समय मिलता है, इसमें कुछ समय तक अवेल करते हैं। इसके बाद ये जैसे ही वर्किंग मदर से जॉब में या खेती में हो, इनको इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। और वर्क प्लेस भी अभी जैसे डेवलप कंट्रीज़ में देखा गया, उनका वर्क प्लेस हम लोग के यहाँ से अलग है। उनके वहाँ एक वो क्रैश होता है जहाँ बच्चे रखने के लिए एक अलग सा फैसिलिटी भी दिया जाता है, और फीडिंग के लिए एक्चुअली एक रूम भी मिलता है, इवन अस्पताल में। तो हमारे यहाँ आप डिलीवरी रूम में देखेंगे कि उन पे या अस्पताल में कहीं भी ऐसे कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ये एक दिक्कत है। और कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स है, जैसे एक तो है वो इन्वर्टेड जो निपल्स होता है, इसमें जो टीथ है, जी दूध पिलाने वाला जो निपल है वो उभरा हुआ नहीं रहता है, वो अंदर की तरफ में रहता है। ये सब प्रॉब्लम्स को एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर भी होता है, कहीं कहीं पोस्ट, हमारे यहाँ नहीं है, तो उनको एक्चुअली ये सब आगे से प्रिपेयर करना चाहिए कि कैसे वो प्रिपेयर्ड रहें। और जैसे फीडिंग के दौरान बच्चे अच्छा से लैचिंग नहीं करने से उसमें कभी कभार वो इसमें घाव भी आ सकता है। तो जो इन्वर्टेड निपल्स है, इसका जो समाधान है, जो इलाज है, ये आपका एक टेक्निक होता है सिरिंज से पुल करने का। ये सब जो गायनी डिपार्टमेंट है, तो इनिशियली उन लोगों का ड्यूटी बनता है कि उसको पहचान के कैसे उसको पुल करना है और निपल को बच्चे का लैचिंग के लिए पकड़ने के लिए रेडी करना है। ये एक। और जो पहला मदर है, उनको बच्चा का प्रॉपर पोजीशनिंग भी नहीं आता है, कैसे पोजीशन में पकड़ना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है, कितना दूर रहना है, फिर वो बच्चे का मुंह जो है वो लैचिंग कितना हद तक जो ब्रेस्ट को जकड़ना है, ये सब एक तैयार करना पड़ता है। ये हम लोग ज़्यादातर जो फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ हमारे वहाँ आते हैं, उनको हम डील कर लेते हैं।
बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आप लोगों को, कुछ लोगों को लग भी रहा होगा कि इसके बारे में क्यों ही मतलब चर्चा करना, पर मैं आप सबको बता दूं कि हर कोई एक मेच्योर्ड एज में शादी नहीं करता है, तब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करता है, या अभी बहुत से जो टीनेजर्स हैं उन लोगों से भी बाई मिस्टेकनली वो लोग बेबी कंसीव कर लेते हैं। और फिर ये सब क्योंकि बहुत खुल के हमारे समाज में बात नहीं किया जाता है, तो इसको लेके वो लोग डॉक्टर्स के पास में जाने के लिए भी कभी कभी बहुत सोचना पड़ता है, और आगे इनिशियल स्टेज में प्रिकॉशन नहीं लेने की वजह से डॉक्टर्स को भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन जो थोड़ा वर्सनिंग भी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग अगर अभी भी बहुत सारे मतलब हर समय को तो बच्चा डिलीवर होता है, तो अगर न्यूली मदर जो है आप लोग अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होने से, तो सर हमारे ज्ञातिता का जनरल हॉस्पिटल में हमेशा मौजूद हैं, उनसे आप जुड़े, कांटेक्ट करें, और फिर जितना हो सके अर्ली स्टेज में जो प्रिकॉशन आपको लेना है प्रिवेंशन के लिए आप जाइए, और उसके बाद ये जो सेफ्टी मेजर्स है वो सबको ले। और फिर अभी सर ने जैसे कि बताया कि वर्किंग वुमेन्स, मैं आप लोग को एक बार हाईलाइट करना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि 2024 में जो हमारे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो थीम था वो था क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, जिसमें जितना भी जो हमारे मदर है वर्किंग वुमेन, वो लोगों को एक कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देने के लिए एक एम्फसाइज किया गया था। तो इससे चल के हम लोग ये जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक इशू है। वैसे तो दिखने में तो लगता नहीं है, क्योंकि हर एक माँ जो अपने बच्चे के कंफर्ट के लिए वो लोग कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर अगर देखा जाए गौर से तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है और अच्छी तरीके से सोल्यूशन भी बताए हैं। और सर मैं आपसे अभी वैसे तो आपने बताया था, पर भी एक बहुत समाज में एक चल रहा है कि अपना माँ जो है सिचुएशन सही होने पर भी कभी कभार जो है अपने बॉडी को मेंटेन करने के चक्कर में वो जो फॉर्मूला मिल्क अपने बच्चे को देते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वैसे तो सप्लीमेंट के तौर पे वो लोग यूज करते हैं फॉर्मूला मिल्क, पर एक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए वो लोग ये जब ये सब करते हैं, तो इससे क्या हानि हो सकता है सर? ये गलत धारणा है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से बदन खराब होगा, फिगर खराब होगा या ब्रेस्ट खराब होगा। खास करके प्रूवन तो नहीं है, लेकिन हमने ये सुना था कि जो वेस्टर्न जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे जो खास करके जो बॉडी प्रोपोर्शंस को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें ये धारणा है कि दूध पिलाने से जो ब्रेस्ट है शेप खराब होगा, सैगिंग होगा। ये ऐसे नहीं है। ये ब्रेस्ट सैगिंग तो एज रिलेटेड भी है और ये कई कारण से हो जाता है। ओनली ब्रेस्ट फीडिंग को इसमें दोष देना गलत है, ये एक है। और इसके चलते अभी जो हमने बोला था बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। जी जी। बच्चे जो माँ है उनका ड्यूटी सिर्फ बच्चा जन्म देना नहीं है, ना कि उसको सिर्फ पेट में 9 महीने पालना है और बच्चा जन्म देके फिर छोड़ देना है। उनका ड्यूटी इससे भी आगे रहता है कि दूध पिलाना है। जी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स और एटलीस्ट टिल 2 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा। ये कोई मना नहीं करता है कितना साल तक पिलाना है। कहीं कहीं कंट्रीज़ में 1 साल बोलते हैं, हमारे यहाँ ऐसे कोई वो नहीं है। इससे जो फिगर तो खराब होगा नहीं, रेदर मैं पहले इस पॉइंट पे भी एम्फेसिस करना चाहता था कि ये एक औरत के ब्रेस्ट फीडिंग से कंट्री को क्या फ़ायदा है। जी। एक तो है जो अभी का ग्लोबल वार्मिंग है, इसके चलते एक एक लैक्टोजन का डब्बा बनाने के लिए कितना फैक्ट्रीज खोलना पड़ता है, उसमें कितना कामगार रहता है। और ब्रेस्ट मिल्क तो जैसे मैंने बोला वो रेडीमेड है, वो खरीदना नहीं पड़ता है। माँ जो खाना पीना खा रहा है उसी से ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है और एक बहुत अच्छा क्वालिटी का दूध मिल रहा है। एक लैक्टोजन का डब्बा बनाने के लिए स्टील का फैक्ट्री होगा, एक एल्यूमिनियम का फैक्ट्री होगा, फिर उसमें जो एडिटिव्स है वो बनाने के लिए फिर अलग अलग फैक्ट्री से सोर्सिंग करना पड़ता है। ये एक। और 2 नंबर, कोई भी माँ दूध को तो जो फॉर्मूला फीड है उसको आजकल गिलास में पिलाता नहीं है, प्लास्टिक बॉटल्स में पिलाता है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है एक्चुअली। एक तो
पैसा वेस्टेज है और दूसरा जो वातावरण है इसके लिए भी पोल्यूशन होता है। और इसमें कोई हानि नहीं है, ना इनका फिगर खराब होगा और ना ही आपका इसमें कोई ब्रेस्ट का जो शेप है या साइज है इसमें भी कोई हानि होता है। ये एक बहुत गलत थी सोच है और धारणा है। जी। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगी कि सर ने अभी जैसा बताया कि आपके बॉडी शेप जो है ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता, मतलब नहीं बदलता है, बल्कि जो चेंजेस आता है आपके बॉडी में आफ्टर प्रेगनेंसी उसी की वजह से होता है। और जो सर ने अभी बताया कि इन्वायरमेंट को हम ब्रेस्ट फीडिंग से किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से इस बार का जो थीम को मैं फिर से एक बार बता दूं कि प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। तो इसका मतलब यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग को आप प्रायोरिटाइज करें और उसके बाद जो हमारे अभी सर ने बताया कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट जो हमारे वातावरण को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारे फैक्ट्रीज मतलब जो फॉर्मूला मिल्क यूज करने से बहुत सारे फैक्ट्रीज लोग को स्टार्टअप करना पड़ता है। और फिर जो हमें वैसे भी हम लोगों को मना किया जाता है कि प्लास्टिक बोतल्स में हम पानी भी कंज्यूम ना करें, तो ऐसे में अगर हम वहाँ गर्म दूध अगर बच्चे को डाल के फॉर्मूला मिल्क डाल के ऐसे देने से बहुत बच्चे के लिए भी शायद फ्यूचर में जाके तकलीफ हो सकते हैं। तो वैसे में हम माँ ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे दोनों के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम हेल्थ बेनिफिट्स हम गेन कर सकते हैं। तो सर अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी जो न्यूली जो एक्सपेक्टिंग मदर हैं या फिर जो माँ बन चुके हैं, जो अभी नया नया डिलीवर करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को आपके तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपके तरफ से आप क्या एक सोसाइटी को भी एक मैसेज देना चाहेंगे? जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है और फर्स्ट टाइम जो माँ बनने वाले हैं, अभी भगवान ने जब मेल बनाया और फीमेल बनाया, एक्चुअली ये जो प्रोक्रिएट कर सकना, बच्चा पैदा कर सकना, बच्चा को पेट में रखना, उसका पालन पोषण जो है, ये एक्चुअली जो विमेनहुड के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक वंडरफुल चीज़ है जो आपको मेल को नहीं दिया गया है। तो इसको आप एक बून जैसे मानना है, गिफ्ट जैसे। भगवान ने वो जो कैपेसिटी है, क्षमता दिया है, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है एक्चुअली। और इसको भगवान का देन मान के अच्छा तरीका से यूज़ करना है। अभी एक्सपेक्टेंट मदर जो है उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशियली जो प्रेगनेंसी वाला स्टेज है उसी समय में इनको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए एक्चुअली। और इसमें अभी माँ को अकेला मैसेज देके कुछ होने वाला नहीं है। उनका जो पेरेंट्स हैं और उनका हस्बैंड का साइड है, रिलेटिव्स है और जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इनका भी इनको बहुत सपोर्ट चाहिए। ऐसे सोचने में, जैसे हमने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग तो ऐसे ही चलता आ रहा है और ये मुद्दा क्यों खास करके साल में एक बार एक सप्ताह इसी को दिया गया है, ये सोचने में बहुत आम बात है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। जैसे जो इनिशियल ट्रेनिंग है, जो माँ है जो एक्सपीरियंस्ड है, उनको सिखाना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको एक तो मेंटल सपोर्ट चाहिए और एक फिजिकल सपोर्ट चाहिए। और ख़ास करके ऐसे माँ आप सोच के देखिए जो रात रात जाग के, नवजात जो शिशु है, बच्चा है, वो हर 2-3 घंटे में दूध पीता है। जी। और एक माँ जो 9 महीने से खास करके सोया नहीं, और वो बच्चे के जन्म के बाद में वो और भी उसको अच्छी तरह से नींद नहीं आएगा, क्योंकि हर 2-3 घंटे में जागना जी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। इसमें आपको फैमिली बहुत सपोर्टिव रहना पड़ता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो एक तो माँ इसको एक ग्रेसफुली और भगवान का देन समझ के प्रिपेयर रहना है। ब्रेस्ट को कैसे प्रिपेयर करे, और वो जैसे बच्चे को पहली बार जब हाथ में लेता है, पोजीशनिंग, ये एक ट्रेनिंग पे जाता है। और एक चीज़ ये बात याद रहना है कि बच्चा भी ट्रेन नहीं है, वो पहली बार आ रहा है, वो ट्रेनिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेनिंग वो भी खुद भी पहली बार ले रहा है। जी जी बिल्कुल। हाँ, हालांकि जो रिफ्लेक्स होता है, जो रूटिंग रिफ्लेक्स बोलता है, वो जैसे ही बाहर आएगा, इधर में कपड़ा छूने से भी या हाथ छूने से भी वो उस तरफ में मुंह करता है, वो रिफ्लेक्स बचपन पहले से रहता है।
और जो बच्चा प्री मेच्योर, मैंने जो प्री टर्म बोला था, उनका और एक समस्या ये होता है, उनको दूध पीना आता है लेकिन जो स्वालो करने का है वो तरीका उनको फिर नहीं आता है। वो सक और स्वालो जो कोऑर्डिनेशन है ये भी नहीं रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो मेच्योर बच्चा होता है, उनमें वो कोऑर्डिनेशन आ जाता है। 34th या 35th वीक के बाद ही आ पाता है। उससे पहले जो बच्चा पैदा होता है उसको सक करना आता है, लेकिन सक के साथ साथ जो स्वालो करना है वो दोनों मेल नहीं खा पाता है। तो ये समस्या है। और जो बच्चा मैच्योर है वो उनको सक करना आता है, स्वालो करना भी आता है, लेकिन जो प्रॉपर पोजीशनिंग है, कैसे रखना है, ब्रेस्ट मिल्क को कितना इंसर्ट, सॉरी वो निपल को कितना इंसर्ट करना है, कैसे पिलाना है वगैरह, ये एक ट्रेनिंग है। माँ भी नया ट्रेनिंग ले रहा है, बच्चा भी नया ट्रेनिंग ले रहा है। ये सब में एक तो जैसे मैंने बोला, कई कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में काउंसलर होता है। हमारे यहाँ फ़िलहाल ये पोस्ट नहीं है, तो ये एक्चुअली हमारा जो रिलेटिव्स है इनको करना पड़ता है। तो उनका भी दायित्व रहता है कि इनको नई जो नौसिखिया माँ है इनको सिखाएं। माँ का ये ड्यूटी रहता है कि वो इसको एक चैलेंज के तौर पे या अपना ड्यूटी के तौर पे एक्सेप्ट करें। जी, जी। सर और एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी। देखा जाए तो कई बार माँ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि लाइक प्रॉपर अमाउंट का वो लोग का मिल्क प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से। तो ये क्यों होता है और इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं सर? ये एनफ जो मिल्क बच्चे को नहीं मिलना, ये सही मायने में एक गलत धारणा है। जैसे अभी किसी किसी माँ को ट्विंस होता है, एक्चुअली ट्विंस के लिए भी एनफ होता है। ये अगर 2 ब्रेस्ट है 2 बच्चा ही होगा। कभी कभी रेयरली कुछ कारण से 4 होता है, 8 तक देखा गया है। आपका एक चीज़ ये, जैसे आपका एनिमल्स में देखा गया है, बकरी के बच्चे भी 2 ही होता है। 3 होने से एक को दूध नहीं मिलता, वो कंपटीशन रहता है। ह्यूमंस में इवन ट्विंस के लिए एक्चुअली जो दूध होता है वो एनफ होता है। और इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहूँगा, नॉलेज के लिए, ये छूट गया और क्वेश्चन में नहीं था। जो मिल्क होता है, जैसे मैंने बोला कोलेस्ट्रम के साथ साथ जो मैच्योर मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क में भी एक्चुअली 2 पार्ट्स होता है। एक फोर मिल्क होता है आगे वाला, और एक हाइंड मिल्क जो होता है। तो जो फोर मिल्क होता है, इसमें जैसे बच्चे को बहुत प्यास लगा हुआ है, यूजुअली नॉर्मल तौर पे बच्चा 20 to 30 मिनट्स, सॉरी 15 to 20 मिनट्स सक करता है। उतने में उसका पेट भर जाता है। फिर वो 2-3 घंटे सोएगा, फिर उठेगा, फिर सक करेगा। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं, एक माँ को एक स्तन को, ब्रेस्ट को एम्प्टी होने तक पिलाना है। इसमें क्या होता है, आगे वाला जो पोर्शन होता है, जो फोर मिल्क है, इसमें पानी का मात्रा जाता है, वो पहले प्यास बुझाता है, थर्स्ट को क्वेंच करता है। इसके बाद में जो एक्चुअल फैट्स वाला पार्ट है वो बाद में आता है। इसलिए वो हम ये चाहते हैं कि वो एक ब्रेस्ट को एम्प्टी करें दूसरा ब्रेस्ट में शिफ्ट करने से पहले, जब तक वो फ्लेबी हो जाए। तो जो टॉपिक पे है, इसमें इनिशियली जो होता है दिक्कत तो होगा। ज़्यादातर वो जो मिल्क जो इंजेक्शन है, ये स्ट्रेस की वजह से कम होता है। धीरे धीरे माँ जैसे जैसे सीख जाता है, ट्रेन हो जाता है, मेंटली रिलैक्स हो जाता है, और जब सपोर्ट मिलता है, इसमें धीरे धीरे प्रॉपर क्वांटिटी में आना शुरू हो जाता है। और दूसरा कारण, अगर कम मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका कारण डाइट भी हो सकता है। हमारे समाज में बहुत गलत धारणा है, माँ को ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हम जब मणिपुर में कोर्स कर रहे थे, वहाँ पे माँ जब बच्चा पैदा करता है तो शुरुआत में उनको बस खाली चावल और एक सूखा मछली मिलता है। ऐसे नहीं होता है। आपका माँ को जितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसी न्यूट्रिशन से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वही मिल्क प्रोड्यूस होके वो बच्चे को मिल रहा है। इसलिए डाइट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और ये बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। एक तो स्ट्रेस फ्री, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, बैलेंस्ड डाइट, और अगर कुछ निपल्स में एनाटॉमिकल कुछ डिफेक्ट्स है उसका करेक्शन। कभी कभार क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर पोजीशनिंग की वजह से निपल्स में घाव भी हो जाता है। तो इस वजह से भी अगर बच्चा कम पी रहा है तो एंगोर्जमेंट होगा, दूध का प्रोडक्शन भी और भी कम होगा, स्ट्रेस होने से दूध कम होगा। और दूध जो है, जो इंजेक्शन है, ये आपका ब्रेस्ट से नहीं होता है। वो सबसे बड़ा चीज़ मानना है, वो ब्रेन से होता है। यहाँ एक ग्लैंड होता है हम लोग का, हाइपोथैलेमस, वहाँ से वो
एक प्रोलैक्टिन बोल के एक हार्मोन निकलता है, वो प्रोलैक्टिन के वजह से दूध बनता है। अगर यहाँ पे स्ट्रेस ले रहा हो तो दूध का प्रोडक्शन कतई नहीं होगा। कभी कभार देखा गया कि बच्चा रोने से भी माँ का दूध बहना शुरू हो जाता है, ये आपका सिचुएशन है। तो और इसके बावजूद अगर किसी कारण से दूध का प्रोडक्शन कम है तो मेडिकली मेडिसिन भी अवेलेबल है मिल्क का प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाने के लिए, वो ऑप्शन भी है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतना इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है आज के इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक में आपने बताया। हमारे जितने भी माँ हैं न्यूली एक्सपेक्टेड जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये हम बिलीव करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ, और अगर आप लोग इसे सोशल मीडिया में आप देखना चाहें तो फेसबुक और यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, और रेडियो में सुनना चाहें तो 100.1 FM में आप सुन सकते हैं। थैंक यू।